अदिति और आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं अस्थमा के बारे में बात करूंगी और उसकी छोटी सी जानकारी मैं देने की कोशिश करूंगी कि अस्थमा आखिर होता क्या है, उसके सिम्टम्स और उसके कॉजेज क्या हो सकते हैं और कुछ बेस्ट होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में मैं इस वीडियो में बात करने वाली हूँ। दोस्तों, सोशल मीडिया पर कई दवाइयों के बारे में बताया गया है, लेकिन हमें ये बात जानना या समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि सोशल मीडिया में बताई हुई दवाइयाँ पूरी तरीके से अस्थमा का ट्रीटमेंट नहीं होती है, क्योंकि होम्योपैथी मरीज के लक्षणों के आधार पे ही प्रिस्क्राइब की जाती है। यानी एक मरीज में अगर एक मेडिसिन दी जा रही है तो लक्षण बदल जाने पर उसी मरीज में कोई दूसरी मेडिसिन जो है काम करती है या अच्छी तरीके से सूट करती है। तो हम आज की इस वीडियो में कुछ जानकारी दे रहे हैं, इन्फॉर्मेटिव जानकारी है, लेकिन ये किसी भी तरीके का प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं है। जब भी कभी आपको किसी तरीके का प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना है तो आपको डॉक्टर की सलाह हमेशा ज़रूरी होगी। तो हम जब भी कभी कोई मेडिसिन देते हैं, स्पेशली इन होम्योपैथी, तो हमें मरीजों के लक्षणों के आधार पर ही मेडिसिन को चूज करना होता है। तो दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले हम ये जानते हैं कि आखिर अस्थमा होता क्या है। तो दोस्तों, अस्थमा एक ऐसी बीमारी होती है, एक ऐसी रेस्पिरेटरी डिजीज होती है जहाँ पर जो आपकी सांस की नलियाँ होती हैं, जो आपके एयरवेज होते हैं, जिसे हम ब्रोंकस या ब्रोंक्यूल्स भी कहते हैं, वहाँ पर किसी भी तरीके से या किसी भी वजह से सूजन हो जाती है या इन्फेक्शन हो जाता है या इन्फ्लेमेशन हो जाता है। और इसी वजह से जो वहाँ की पाइप्स हैं या जो एयरवेज है वो बहुत ज़्यादा नैरोइंग हो जाती है, वहाँ पर वो बहुत ज़्यादा सक्रिय हो जाती है और उसके अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में या एक्स्ट्रा अमाउंट में म्यूकस जमा होने लग जाता है, जिसकी वजह से मरीज को सांस लेने में काफ़ी ज़्यादा कठिनाई होती है। इसी कंडीशन को हम कहते हैं डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग। तो वहाँ पर पेशेंट को सांस लेने में जब कठिनाई होने लगती है तो इसी कंडीशन को हम अस्थमा कहते हैं। और मौसम बदलने की वजह से या फिर किसी तरीके की सामान्य एलर्जी होने की वजह से पेशेंट में अस्थमा के अटैक्स आसानी से देखने को मिल जाते हैं। दोस्तों, ये थी छोटी सी जानकारी अस्थमा के बारे में, जहाँ पर हमने देखा कि अस्थमा आखिर होता क्या है। तो जो हमारी एयरवेज होती है उसके साइज में नैरोइंग हो जाती है, इन्फ्लेमेशन, इन्फेक्शन होने की वजह से या एलर्जी होने की वजह से, और नैरोइंग होने की वजह से वहाँ पे जो एयर्स हैं उन्हें ठीक तरीके से फ्लो होने का मौका नहीं मिल पाता है। और क्योंकि वहाँ पर म्यूकस भी जमा हो रहा है जो कि एक्स्ट्रा अमाउंट में हो रहा है, तो और भी ज़्यादा कठिनाई होने लगती है सांस लेने में। ये आपको समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं कि आखिर इसके सिम्टम्स क्या होते हैं। तो जब भी कभी आपको अस्थमा होगा तो वहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट तो आपको जो पेशेंट होता है, अस्थमा के जो मरीज होते हैं, उनमें सबसे जो स्ट्राइकिंग फीचर वो होता है कि डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग, यानी उन्हें सांस लेने में बहुत ज़्यादा कठिनाई होती है। वो ठीक तरीके से सांस नहीं ले पाते। सांस नहीं ले पाने की वजह से उनकी सांस जो है वो बहुत ज़्यादा फूलती है। आपने देखा होगा जो अस्थमा के पेशेंट होते हैं वो सांस लेने के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहे होते हैं और बहुत ज़्यादा परेशानी से उन्हें सांस आती है। इसके साथ ही साथ उनके चेस्ट एरिया में उन्हें काफ़ी ज़्यादा पेन होगा, उनकी छाती में उन्हें काफ़ी ज़्यादा भारीपन महसूस होगी, सीने में बहुत ज़्यादा जकड़न महसूस होगी। ऐसा लगेगा जैसे टाइटनेस है, बहुत ज़्यादा उनके प्रेशर से उनके सीने को दबाया जा रहा है। इसी तरीके के वहाँ पर उन्हें सेंसेशन फील होते हैं। इसके साथ ही साथ जब पेशेंट सांस लेता है तो उन्हें सीटी जैसी आवाज़ सुनाई देती है। इसी साउंड को हम व्हीजिंग साउंड भी कहते हैं। जब पेशेंट सांस लेता है या छोड़ता है तो वहाँ पे एक सीटी की जैसी आवाज़ वहाँ पर प्रोड्यूस होती है। क्योंकि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा म्यूकस बन गया है, नैरोइंग है एयरवेज में, तो वहाँ पर इस तरीके की जब एयर फ्लो होते हैं तो साउंड क्रिएट होती है। ऐसे पेशेंट में बार बार खांसी होती है, कफिंग बहुत ज़्यादा होती है, खास करके रात में, नाइट टाइम में ऐसे पेशेंट को खांसी बहुत ज़्यादा होती है। इतनी ज़्यादा कफिंग होती है कि उन्हें उठकर बैठ जाना पड़ता है। और जब वो सुबह उठते हैं तो कई बार जैसे ही वो पलंग से नीचे अपने कदम रखते हैं तो उन्हें खांसी उठने लगती है। बहुत बार आप पेशेंट से सुनते होंगे कि मुझे दिन भर कुछ नहीं होता, लेकिन जैसे ही मैं सुबह उठता हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा कफिंग होने लग जाती है। तो ये अस्थमा के पेशेंट में अक्सर देखा जा सकता है। ऐसे पेशेंट में बलगम बहुत ज़्यादा बनता है, छाती में बहुत ज़्यादा भराव महसूस होता है, उनके चेस्ट एरिया में काफ़ी ज़्यादा कफ जो है जमा हो जाता है। ऐसे पेशेंट में जरा सी भी अगर वो मेहनत करते हैं या थोड़ा सा भी वो कुछ काम कर लेते हैं या सीढ़ियाँ चढ़ लेते हैं या ऊंचाई पे चढ़ लेते हैं तो उनकी सांस बहुत ज़्यादा फूलने लग जाती है। वो बहुत ज़्यादा ओवर एक्सर्शन ऐसे पेशेंट नहीं कर पाते हैं। इसके साथ ही साथ उनकी नींद भी काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बिंग होती है, क्योंकि रात में लगातार खांसी होने की वजह से या सांस की तकलीफ होने की वजह से वो प्रॉपरली नींद नहीं ले पाते हैं। तो इस तरीके के सिम्टम पेशेंट आपको आके बताते हैं अस्थमा के कंडीशन में। दोस्तों, इसके बाद हम जानते हैं कि इसके पीछे कारण क्या हो सकते हैं,
क्या वजह हो सकती है कि पेशेंट में अस्थमा के जो ट्रिगरिंग फैक्टर जिसे हम कहते हैं उसके बारे में हम सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं। तो अस्थमा होने के या बढ़ने के जो कारण होते हैं उनमें से कुछ कारण ये हो सकते हैं, जैसे कि बहुत ज़्यादा डस्ट या फिर बहुत ज़्यादा अगर फ्लेम्स हो रही हैं या धुआं निकल रहा है या बहुत ज़्यादा प्रदूषण में या पोल्यूशन में आप बाहर चले जाते हैं, तो वहाँ पर आपका अस्थमा जो है या अस्थमिक अटैक जो है वो क्रिएट हो सकते हैं, प्रोड्यूस हो सकते हैं या बढ़ सकते हैं। तो जो ऑलरेडी अस्थमिक पेशेंट है, अगर वो ऐसी सिचुएशन में चले जाते हैं बहुत ज़्यादा पोल्यूशन में या आसपास कहीं भी धुआं है या बहुत ज़्यादा डस्ट में चले जाते हैं, तो उनका अटैक जो है वो बढ़ सकता है या प्रोड्यूस हो सकता है। पोलेंस जो होते हैं यानी कि फूल पत्तियों के जो पोलेंस होते हैं या फिर पालतू जानवरों के जो बाल होते हैं या किसी भी तरीके का फंगस होता है, तो ऐसे जो इन वजह से जो उनकी एलर्जी होती है तो वहाँ पर पेशेंट के सिम्टम्स बढ़ सकते हैं। मौसम का बदलना एक बहुत कॉमन फैक्टर होता है अस्थमा में, स्पेशली जो डैम्प वेदर होता है या बरसाती मौसम होता है, तो ऐसे में ऐसे पेशेंट को बहुत जल्दी अस्थमा के प्रॉब्लम शुरू हो सकती है, जैसे ठंडी हवाएं चलना, मौसम का बदलना, ये एक ट्रिगरिंग फैक्टर हो सकते हैं। इसके अलावा कुछ वायरल इन्फेक्शन का होना, जैसे सर्दी खांसी जुकाम होने की कंडीशन में भी, क्योंकि वहाँ पर कंजेशन होता है तो वहाँ पर उन्हें सांस लेने में काफ़ी ज़्यादा तकलीफ होती है। अगर पेशेंट के आसपास या वो खुद भी तेज़ खुशबू का या तेज़ परफ्यूम का यूज़ कर लेते हैं या फिर आसपास कहीं अगरबत्ती के धुएं से उन्हें कंप्लेंट होने शुरू हो जाती है या फिर कोई केमिकल उनके आसपास है, तो वो भी एक ट्रिगरिंग फैक्टर की तरह काम कर सकता है। धूम्रपान अगर वो करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, तो ऑब्वियसली ये तो कंडीशन आपके फेफड़ों में जाकर आपको तकलीफ ज़रूर देती है, लेकिन अगर कोई और भी कर रहा है या दूसरों की धुएं के संपर्क में भी अगर आप आ जाते हैं तो वहाँ पर भी आपको ये ट्रिगरिंग कर सकता है। आपके जो सिम्टम्स हैं अस्थमा के वो क्रिएट हो सकते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा दौड़ लेते हैं या बहुत ज़्यादा व्यायाम कर लेते हैं, एक्सर्शन कर लेते हैं या स्विमिंग बहुत ज़्यादा कर लेते हैं, तो ये भी आपकी अस्थमा के अटैक को ट्रिगर कर सकता है। अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, मानसिक तनाव में रहते हैं, बहुत ज़्यादा चिंता कर लेते हैं, एंजाइटी बनी रहती है, तो वैसी कंडीशन में भी आपका अस्थमा का जो अटैक है वो क्रिएट हो सकता है। और परिवार में अगर आपकी हिस्ट्री है या परिवार में आपका इतिहास ऐसा रहा है कि उन्हें एलर्जी की समस्या है या फिर अस्थमा की प्रॉब्लम है, तो वो भी एक तरीके से ट्रिगरिंग हो सकता है। तो ये इतने सारे कारण हो सकते हैं या ट्रिगरिंग फैक्टर हो सकते हैं जहां पर आपको अस्थमा के अटैक प्रोड्यूस हो सकते हैं। तो दोस्तों, जब भी कभी आप इनमें से किसी भी एक या एक से ज़्यादा ट्रिगरिंग फैक्टर के संपर्क में आते हैं, तो आपके जो एयरवेज है वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सूजन हो जाती है और उस वजह से वहाँ पर सिकुड़न बढ़ जाती है, यानी कि वो जो नैरोइंग है एयरवेज की वो बढ़ जाती है और जिसकी वजह से मरीज को अचानक से सांस लेने में परेशानी होने लग जाती है और इसी कंडीशन को हम अस्थमा का अटैक आना भी कहते हैं। दोस्तों, जब भी कभी स्थिति बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती है तो हमें तुरंत डॉक्टर की सलाह लेनी है। डॉक्टर की दी हुई जो रेस्क्यू इनहेलर होता है हमें उसका प्रयोग करना चाहिए। दमा के पेशेंट जो होते हैं उनके पास में इनहेलर ज़रूर हमेशा उनके पास में होना चाहिए। किसी भी सिचुएशन में या बहुत ज़्यादा इमरजेंसी सिचुएशन है तो वहाँ पर आपको उस इनहेलर का यूज़ करना पड़ सकता है। तो जब भी कभी जो अस्थमा के मरीज होते हैं उन्हें सांस लेने में काफ़ी ज़्यादा कठिनाई हो रही है या उनके होंठ या उंगलियां नीली पड़ती चली जा रही हैं या बहुत ज़्यादा सांस बनकर आ रही है, सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है, सांस बहुत ज़्यादा फूल रही है, तो उन्हें किसी भी तरीके का घरेलू उपाय नहीं करना है। तुरंत नज़दीकी अस्पताल में जाकर इमरजेंसी में ट्रीटमेंट शुरू कर देना है। तो दोस्तों, चलिए ये थी छोटी सी जानकारी अस्थमा के कॉजेस और उसके सिम्टम के बारे में। अब हम चलते हैं और जानते हैं होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में। तो कुछ टॉप बेस्ट होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ जो अस्थमा के कंडीशन में काफ़ी ज़्यादा उपयोगी होती है। ये जितनी भी मेडिसिन मैं आपको बताऊंगी इसे मदर टिंचर फॉर्म में लेना ज़्यादा फायदेमंद होता है, तो उसे किस तरीके से लेना है मैं उसे वीडियो के एंड में बताऊंगी। तो सबसे पहली होम्योपैथी मेडिसिन है पोथोस। पोथोस को क्यू जो मेडिसिन है ये एलर्जी के कंडीशन में होने वाले अस्थमा में काफ़ी ज़्यादा उपयोगी की जाती है। तो जब भी कभी आप किसी एलर्जी के संपर्क में आ जाते हैं और उसके बाद आपका अस्थमा का प्रॉब्लम जो है वो बढ़ जाता है, सांस लेने में दिक्कत होने लग जाती है, तो ऐसी कंडीशन में होम्योपैथी जो डॉक्टर्स होते हैं ऐसे मरीजों में जो एलर्जिक रिएक्शंस की वजह से या एलर्जी की वजह से सांस लेने में तकलीफ बढ़ जाती है और जैसे ही वो मल तैयार कर लेते हैं तो उनकी कंडीशन ठीक हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, वहाँ पर इस मेडिसिन को दिया जाता है। सेकेंड होम्योपैथी मेडिसिन जिसके बारे में हम इस वीडियो में जानने वाले हैं वो है सेनेगा। इसे भी मदर टिंचर फॉर्म में ही लिया जाता है और ये दवा विशेष रूप से ओल्ड एज
जो पर्सन्स होते हैं या जो वृद्ध मरीज होते हैं उनमें दी जाती है, जहाँ पर उनके चेस्ट में काफ़ी ज़्यादा म्यूकस जमा है या उनकी छाती में बहुत ज़्यादा बलगम जमा है, घरघराहट के साउंड्स आते हैं और मरीज को बैठकर सांस लेना पड़ता है। सोने वाली पोजीशन में या लाइंग पोजीशन में वो सांस लेने में उन्हें कठिनाई होती है, तो वहाँ पर यह मेडिसिन काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन। हमारी अगली होम्योपैथी मेडिसिन जो इस अस्थमा के कंडीशन में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है वो है ग्रेंडिलिया रोबस्टा क्यू। तो जब भी मरीज को लेटते ही घुटन महसूस होने लगे, जब भी वो लाइंग पोजीशन में जाते हैं तो उन्हें सांस लेने में काफ़ी ज़्यादा तकलीफ होने लगे, सांस फूलने लगे, तो वैसी कंडीशन में ये मेडिसिन काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होती है। ऐसे में पेशेंट को जैसे ही वो बैठते हैं तो उन्हें राहत महसूस होती है। तो ये मेडिसिन वहाँ पर दी जाती है जब पेशेंट को लाइंग पोजीशन में, स्पेशली नाइट टाइम पे सांस लेने में तकलीफ हो रही है और बहुत ज़्यादा घुटन महसूस हो रही है। अगली होम्योपैथी मेडिसिन है केसिया सोफेरा क्यू। ये होम्योपैथी मेडिसिन जैसे ही मौसम बदल जाता है या फिर कोई ठंडी चीज़ें आप ले लेते हैं या फिर किसी भी तरीके की चीज़ें खा लेते हैं जिसकी वजह से आपको एलर्जी है या धूल की एलर्जी से आपकी सांस की तकलीफ बढ़ जाती है, सांस लेने में कठिनाई होती है, आवाज़ बैठ जाती है, सीने में काफ़ी ज़्यादा दर्द महसूस होता है, तो वैसी कंडीशन में लक्षणों के आधार पर इस मेडिसिन का उपयोग किया जा सकता है। अस्पीडोस्पर्मा क्यू। ये होम्योपैथी मेडिसिन आपकी लंग को काफ़ी अच्छे तरीके से सपोर्ट करती है। लंग्स से या रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड मैक्सिमम कंडीशन में इस मेडिसिन को यूज़ किया जा सकता है। जब भी कभी पेशेंट आपके पास आए और बताए कि उन्हें सांस लेने में या सांस फूलने की शिकायत है, तो वैसी कंडीशन में ये मरीजों में इस्तेमाल की जाती है। ये जितनी भी होम्योपैथी मेडिसिन मैंने बताई हैं इन्हें आपको सिम्टोमेटिकली ही यूज़ करना है। लास्ट होम्योपैथी मेडिसिन है एंटीमोनियम टाटिकम। इस मेडिसिन को हम मदर टिंचर में नहीं लेते हैं। जो मैंने मेडिसिन बताई है उसे आप मदर टिंचर में ले सकते हैं, लेकिन एंटीम टाट को हम जैसे कि 30 पावर में या 200 पावर में, 30 पावर में हमें इस मेडिसिन को यहाँ पर लेना चाहिए। तो जब छाती में काफ़ी ज़्यादा बलगम या म्यूकस जमा हो जाता है और उसकी बहुत ज़्यादा सांस लेते समय बहुत ज़्यादा आवाज़ आती है, लेकिन वो बलगम जो है वो आसानी से बाहर नहीं निकल रहा है, छाती में काफ़ी ज़्यादा जम गया है, सांस तेज चल रही है, विजिंग साउंड आ रहे हैं, पेशेंट को बैठ जाने पर या थोड़ा सा रिलैक्स या रेस्टिंग पोजीशन में आने पर राहत मिलती हो, तो वैसी कंडीशन में इस मेडिसिन का उपयोग किया जा सकता है। दोस्तों याद रखिए, किसी भी कंडीशन में होम्योपैथी दवा या किसी भी तरीके की कोई भी दवा लेने से पहले डॉक्टर की सलाह लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेल्फ मेडिकेशन करना बिल्कुल भी ठीक बात नहीं है। होम्योपैथी में एक जैसी बीमारी होने पर मरीज की दवाइयाँ अलग अलग हो सकती हैं। यानी अस्थमा में जहाँ एक पेशेंट को एंटीम टाट मेडिसिन काफ़ी अच्छे तरीके से सूट करती है, वहीं पर दूसरे पेशेंट को सेम कंडीशन में अस्पीडोस्पर्मा क्यू ज़्यादा अच्छे तरीके से सपोर्ट करेगी या ठीक करने में मदद करेगी। अगर आपको बार बार अस्थमा अटैक आते हैं या ट्रिगर्स जो होते हैं जैसे कि धूल मिट्टी या धुआं या पालतू जानवरों की वजह से या ठंड लगने की वजह से, मौसम में बदलाव होने की वजह से या धूम्रपान या स्मोक की वजह से अगर तकलीफ बढ़ जाती है, तो आपको इन सारे ही ट्रिगरिंग फैक्टर से बच के रहना चाहिए और जो भी मेडिसिन डॉक्टर ने दी है उन्हें नियमित समय पर रेगुलरली लेते रहना चाहिए। उम्मीद है कि ये वीडियो अस्थमा के बारे में आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा उपयोगी होगी। अगर ये कंटेंट या इन्फॉर्मेशन आप सभी को पसंद आई है या ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करिए, अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करिए जहाँ उनमें या उनके फैमिली में किसी भी मेंबर को अस्थमा की कोई भी तकलीफ है। इसके बाद मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अपना ध्यान रखें, खुश रहें, धन्यवाद।